हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण साहित्य, यानी आपके टीजीटी पीजीटी नेट यानी किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो प्लस और हिंदी व्याकरण प्लस एनसीईआरटी, तो संपूर्ण कोर्स आपका यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जब आप चैनल के ABOUT अबाउट में जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल यानी भारतेंदु युग तक संपूर्ण वीडियो डाल दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो आप अवश्य देखें, ताकि क्रमबद्ध रूप से आपकी तैयारी हो सके। यानी आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपका संपूर्ण कोर्स तैयार हो जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छी खासी तैयारी हो जाए, अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सको। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका निःशुल्क है। इसमें हिंदी व्याकरण भी है, हिंदी साहित्य भी है, हिंदी एनसीईआरटी भी है, यानी 11वीं 12वीं का। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, अब हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप IMP लगा लीजिए। बार बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? तो बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक को माना गया है। इसका जो है सबसे पहले 1900 में इसका संपादक हुआ था, लेकिन 1903 में इसके जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से लेकर 1920 तक ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया, ये भी आप अवश्य याद रखें। अब 44वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में यही आ गया जो हमने पहले जिक्र किया था, 1903। और इसके साथ इसका जो अंतिम वर्ष है 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। अब आपके मन में एक सवाल शायद होगा कि इससे पहले के यानी 42% में से क्यों नहीं करवाए? तो बच्चों, 42वां प्रश्न ये भारतेंदु युग में चला गया है, यानी 42% मैंने भारतेंदु युग के डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किसे कहा गया है? देखो बच्चों, मैंने ये प्रश्न गोलदारे लगा रखे हैं। ये गोलदारे वाले प्रश्न यानी कि ये गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप अवश्य याद कर लें। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो ये मैंने गोलदारा लगा रखा है ये प्रश्न वही हैं जो पिछली परीक्षा में यानी गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आप अवश्य याद करें, क्योंकि बार बार परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया है, भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इनका जो बाल मुकुंद गुप्त है, ये भारतेंदु युग में भी अपनी पत्रिकाएं लिख रहे थे और द्विवेदी युग में भी। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे कहा गया? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक पूछा गया है, तो यहाँ श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। नायिका भेद वर्णन के विरोधी। नायिका भेद यानी देखो, नायिका भेद का मतलब होता है जैसे नायिकाओं को केंद्र में मानकर जो लिखी गई थी, जो साहित्य लिखा गया था। तो लेकिन ये आचार्य महावीर प्रसाद जो है नायिका भेद के विरोधी रहे हैं। इन्होंने नायिका भेद वर्णन पर नहीं लिखा है साहित्य। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और जो द्विवेदी युग की शुरुआत करने वाले ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि द्विवेदी युग का नामकरण
किसके नाम पर पड़ा है? तो द्विवेदी का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया था 1903 में और 1903 से लेकर 1920 तक। ये भी आप याद रखेंगे। और बच्चों इसके साथ ही मैं राहुल सांकृत्यायन, ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखें। ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो इसके साथ ही हम हिंदी व्याकरण भी साथ के साथ करते हुए चलेंगे। एक पंथ दो तीन काज हम साथ करेंगे। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो बच्चों ध्यान रखें, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि रहेंगे श्रीधर पाठक, और स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी श्रीधर पाठक रहेंगे। इसके साथ ही अगर आपसे बोला जाए खड़ी बोली का महाकवि, अगर ये आ जाए खड़ी बोली का महाकवि, तो इसका महाकवि आएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली में महाकाव्य लिखा है, प्रथम महाकाव्य, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। जिसका नाम है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो लिखने वाले को महाकवि बोलेंगे, और महाकवि है अयोध्या सिंह हरिओद। इसका है 1914 में इसका संपादक हुआ था, और इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग है ये भी पूछ लिया जाता है, इसमें कितने सर्ग है, खंड है। तो 1914 में इसका संपादन हुआ था, और 17 इसमें सर्ग है, ये भी आप याद रखेंगे। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में उज्जड़ ग्राम, उज्जड़ ग्राम जो है श्रीधर पाठक की जो रचना है ये ब्रजभाषा में है। एकांतवासी योगी श्रांत पथिक, ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन ये क्या ब्रजभाषा में नहीं है। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन है? इसी रहस्यवादी, तो रहस्यवाद जो कविता रहेगी बच्चों सुसंदेश, इसकी रहस्यवादी कविता रहेंगी। इसके साथ एक प्रश्न और भी बनता है रहस्यवाद से संबंधित, एक नहीं मैं बल्कि आपको दो बताऊंगी। आदिकाल में रहस्यवाद से प्रभावित कौन था? माफ कीजिए, भक्ति काल में। भक्ति काल में रहस्यवाद से कौन प्रभावित रहा है? तो कबीर रहे हैं भक्ति काल में। इसके साथ ही छायावाद में रहस्यवाद से कौन प्रभावित रहा है? तो महादेव वर्मा ने रहस्यवादी कविता लिखी है छायावाद में, और भक्ति काल में रहेंगे कबीर। और श्रीधर पाठक की भी रहस्यवादी कविताएं हैं, तो सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। देखो बच्चों, मैं साथ के साथ जो प्रश्न बोलकर बताती हूँ, कहीं ना कहीं वो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बार बार वो रिपीट होते हुए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं अगर ना बता पाऊँ तो वहाँ मतलब कि यहाँ मैं लेकर नहीं आ पाऊँगी, या मैं बता रही हूँ तो आप उसे ध्यान से सुने, और उसके तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो, आप उसे नोट भी कर ली। और ऐसे ही नंबर जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ही नंबर आप डाल लिया करो, ताकि ये पता चले कि आप अपने आप का मूल्यांकन कर सको कि आपके कितने % सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना पूछा गया, तो ये प्रिय प्रवास तो मैं बता चुकी हूँ, 1914 में प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को प्रथम खड़ी बोली का महाकवि कहा गया है। कृष्ण शतक इनकी जो है ये है प्रथम रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। वैदेही वनवास का समय पूछ लिया जाता है, तो वैदेही वनवास का समय रहेगा बच्चों 1940। हरिओद ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद, अंतर्देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका के आदर्श की कल्पना की है? हरिओद ने अपने ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत, तो बच्चों ये रहेगा रस कलश में, नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, आदर्श कल्पना की, रस कलश में इन्होंने ये कल्पना की है, ये आप याद रखेंगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि प्रिय प्रवास कितने सर्गों में? यही आ गया है 17 सर्गों में, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। मैथिली गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? भाई काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इन्होंने किसको माना है? मैथिली गुप्त ने भी अपना काव्य गुरु, यानी जो अभी कविताएं लिख रहे थे, तो ये किसको इन्होंने अपनी कविताएं सीखी या किसे अपना गुरु मानकर उनकी परंपरा का अनुसरण किया है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली गुप्त ने अपना काव्य गुरु माना है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मैं से महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी का नाम पड़ा, ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम बढ़ते हैं 56वें प्रश्न की तरफ।
हरिओद का रीति ग्रंथ है। रसकलश है, पारिजात है, पद्मप्रसून है, चोखे चौपदे है। तो बच्चों इसका रसकलश रीति ग्रंथ का मतलब होता है जो रीति में की जो परंपराएं हैं, जो नियम है, जो छंद अलंकार, उनको नियमों में रखकर जो रचनाएं रची जाती हैं या कविताएं लिखी जाती है उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। तो ये रसकलश है, ये हरिओद जी का रीति ग्रंथ रसकलश। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो बच्चों श्रृंगार और करुण रस की प्रिय प्रवास में इन दो रसों की प्रधानता है, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा ये प्रिय प्रवास इन रसों में लिखा गया है। हरिओद कर्त विदेही वनवास, वेदेही वनवास है। प्रबंध काव्य, देखो बच्चों प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। ठीक है, महाकाव्य वो होता है जिसमें नायक या नायिका के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है शुरू से लेकर अंत तक। खंड काव्य वो होता है जो किसी एक घटना विशेष पर यानी केंद्रित होकर एक घटना विशेष का वर्णन होता है। और खंड काव्य में क्या होता है, जैसे ये अपने आप में स्वतंत्र होगा, दोहा जो भी होगा ये अपने आप में ये, लेकिन महाकाव्य में एक दूसरे कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना, देखो बच्चों मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। तो साकेत में इन्होंने जो है साकेत से काफ़ी माफ़ कीजिए भारत भारती से काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। और राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली? मैथिली शरण गुप्त को मिली। और किस रचना पर मिली? भारत भारती पर मिली। और किसने दी? ये महात्मा गांधी ने दी। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। इसके साथ ही भारत भारती का समय भी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों 1912 रहेगा भारत भारती का, रंग में भंग 1909 रहेगा, साकेत का रहेगा बच्चों 1931 और यशोधरा का समय रहेगा 1932। तो ये बाकी की चीज़ें संपूर्ण आपको याद रखनी है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि उपाधि किसने दी? ये आएगा भाई महात्मा गांधी ने दी थी भारत भारती पर। किस पर? भारत भारती पर, जो 1912 में रचना लिखी गई थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखी गई थी और अपने देश भारत का उसमें गुणगान किया गया था। ये इसका उद्देश्य था। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है? द्विवेदी युग के राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो भाई द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है और ये द्विवेदी युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार क्या है? मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार है भारत भारती। देखो बच्चों ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, लेकिन इनकी लोकप्रियता पूछा गया जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली है, तो भारत भारती से इन्हें प्रसिद्धि मिली है। और इसके साथ ही पंचवटी का समय भी आप याद रखोगे। पंचवटी का समय है 1925। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। राष्ट्र प्रेम की धूम, भाई भारत भारत नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हमारे देश भारत का नाम आया तो भारत भारती। अगर आपको याद नहीं है तो नाम से हाँ हो सकता है आप ये यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो जय भारत, लेकिन इसमें जब किसी को ये याद है कि राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी भारत भारती में तो वो आसानी से कर देगा। अब आपसे 65वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 65वें प्रश्न में रहेगा आपका भाई ये जो मिलान वाले प्रश्न है काफ़ी रहते हैं फेमस, मतलब इनमें क्या फ़ायदा रहता है, एक प्रश्न में आप 4-5 प्रश्न याद कर सकते हैं। अगर आपको एक भी आ रहा है तो भी आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसे मिलान वाले अगर क्योंकि इनमें एक दूसरे से मिलान होता है ना तो बहुत सारे मतलब एक 4-5 प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं, इसके साथ ही एक आ रहा है तो संपूर्ण प्रश्न ठीक हो रहा है आपका। आप देखना जगत सच्चाई सार है, यहाँ ऑप्शन नहीं है पर श्रीधर पाठक का जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की रचना है। इसके साथ बालचर है, बालचर हरिओद की है। अब आगे बढ़ते हैं भाई 66वें प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे इसमें संपूर्ण साहित्य भी होगा,
संपूर्ण व्याकरण भी होगी, संपूर्ण एनसीईआरटी का कोर्स भी होगा और टेलीग्राम के लिंक से भी आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। चैनल के अबाउट में जाकर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि मैं डाउट एक सप्ताह में कोशिश करूंगी, इस सप्ताह में एक वीडियो आपके डाउट की लेकर आऊँ। अगर वीडियो संभव नहीं हो पाई तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब देखिए द्वापर किसकी है, तो द्वापर रहेगी मैथिली शरणगुप्त की। पथिक किसकी है, पथिक बच्चों रहेगी राम नरेश त्रिपाठी की, यहाँ नहीं है लेकिन राम नरेश त्रिपाठी की है पथिक। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिय प्रवास, और इनका जो है देखना है। प्रिय प्रवास रस कलश चोखे चौदह वेदई वनवास, तो प्रिय प्रवास का मैं बता चुकी हूँ 1914 है, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर है 1914 प्रिय प्रवास। रस कलश रहेगा 1931 रस कलश। चोखे चौपदे रहेंगे आपके 1932, और वेदई वनवास का भी मैं समय बता चुकी थी 1940 वेदई वनवास का। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 1914 प्रिय प्रवास, रस कलश 1931 और चोखे चौपदे 1932, वेदई वनवास 1940। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम, देखो बच्चों टीजीटी पीजीटी में इतना समय महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनका समय आप अवश्य याद करें। इतना समय याद करने की जरूरत नहीं है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो भाई सारी रचनाओं का समय याद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं यानी पीजीटी के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का ही समय याद कर सकते हैं, क्योंकि 2-4 ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न ऐसे जो आपकी सन से संबंधित आएंगे। लेकिन अगर जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको समय याद करने की काफ़ी आवश्यकता है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम भारत भारती रहेगा, इसका 1912 भारत भारती। पंचवटी का मैं बता चुकी हूँ 1925। देखो बच्चों ट्रिक से भी याद कर सकते हो, पंचवटी में क्या होगा, देखो पंचवटी में संख्या आ रही है 5 और 25 में भी क्या आ सकते हो, पैसे पंचवटी पैसे 25, ठीक है, पैसे पंचवटी पैसे 25, ये 5 है संख्या, ये 25 है, संख्या से भी आप याद कर सकते हो। फिर झंकार, तो बच्चों झंकार का जो समय रहेगा आपका 1929 झंकार का समय रहेगा। साकेत का रहेगा 1931, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्रम वाला प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और जय भारत 1952, जय भारत का समय रहेगा 1952 और विष्णु प्रिया का रहेगा 1957। यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 57। तो ये आप याद रखेंगे। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, तो बच्चों साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है सरस्वती वंदना से, राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत वैभव से, तो सरस्वती वंदना से साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, ये आप याद रखेंगे। रामचरितमानस के बाद हिंदी में काव्य महाकाव्य राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है, यानी रामचरितमानस में पूरे राम के जीवन का वर्णन है शुरू से लेकर अंत तक, के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत। साकेत का अर्थ है भाई जैसे रामचरितमानस है वैसे ही साकेत है, साकेत में भी राम के जीवन का वर्णन है रामचरितमानस में, लेकिन पहले नंबर पर कौन आता है, रामचरितमानस आता है, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, साकेत। तो साकेत का अर्थ क्या है, तो बच्चों साकेत का अर्थ है अयोध्या। तो देखो बच्चों एक प्रश्न में आपके लिए मैंने सोचा कि 2 प्रश्न मैं आपसे डेली पूछूंगी ताकि आपको ये अनुमान हो सके हमारी तैयारी कितनी है। देखो सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई थी रामचरितमानस पर, सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई थी रामचरितमानस पे। अब दूसरे नंबर पर टीकाएं किस रचना पर लिखी गई थी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस रचना का नाम लिखेंगे और उसके लेखक का भी नाम लिखेंगे, ठीक है, ये आपके लिए आपका होमवर्क रहेगा। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं, तो साकेत में कितने 12। अब देखो भाई प्रिय प्रवास में कितने थे, 17 सर्ग थे, साकेत में कितने हैं 12 है। इसके साथ रामचरितमानस में कांड बोला जाएगा इसको, रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है,
ये भी आप याद रखेंगे। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है भवभूतिकृत उत्तर रामचरित, तुलसीकृत रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता, तो ये उत्तर इसका यही रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता। ये साकेत का जो है मुख्य जो जिसे लिया गया है, जिसे प्रभावित रहे हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, इसे आप याद रखेंगे। नवम सर्ग बहुत बार परीक्षा में आया है और ये आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो आप इसे याद रखेंगे। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक सबसे मार्मिक सर्ग है, नवम सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? तो मैथिली शरण की प्रकाशन क्रम में आएगी भाई, जो क्रम है उसमें आएगी जयद्रथ वर्ध, तो इसका समय है 1910। जयद्रथ वर्ध का भारत भारती का 1912, पंचवटी का 1925 रहे, ये आप याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युग का चरित्र चित्रण हुआ है, तो भाई जयद्रथ वध में इसका चरित्र चित्रण हुआ है, ये आप याद रखेंगे। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखो सबसे पहले तो आप वियुक्ता का अर्थ याद रखें। चैतन्य महाप्रभु वियुक्ता मतलब जिसे त्याग दिया गया हो, लेकिन उसकी पत्नी ने त्याग किया, तपस्या, उसकी मनोदशा किस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है? तो विष्णुप्रिया में। देखो एक बात तो मैथिली शरण गुप्त की आप याद रखेंगे, जिसमें विष्णुप्रिया है या साकेत है, तो उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, नारी को बहुत सम्मान दिया है, और एक नारी को सभ्य नारी दिखाया गया है। और उसने क्या कि उस समय की जो नारी थी, जो मैथिली शरण गुप्त जिस समय रचना करे थे, द्विवेदी युग की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ नारी में एक आत्मसम्मान, एक इज्जत की भावना से देखा जाता था। नारी इतने अपने पति के प्रति इतने पतिव्रता कह लीजिए आप, त्याग तप में। और जैसे चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है या फिर लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। देखो भाई साहित्य में अगर देखा जाए तो मैं 1 मिनट आपको कहानी के तौर पर बताऊंगी, ताकि आप उसे रटने की बजाय आपके दिमाग में फिक्स बैठ सके। देखो उर्मिला को सबने एक तरह से देखा जाए तो उन्हें आप इग्नोर कह लीजिए या उसे मतलब कि नज़रअंदाज कह लीजिए। सीता को सबने महान दिखाया है भाई, सीता पत्नी पतिव्रता थी अपने राम के प्रति, लेकिन जो उर्मिला का त्याग था वो सीता से कहीं गुना ज़्यादा था। क्यों? कहीं ना कहीं सीता 14 वर्ष उनका वनवास था, बाकी या फिर उनका अज्ञातवास था, तो उनमें सब में सीता साथ रही है राम के। लेकिन उर्मिला है बेचारी विरह में, मैं तो ये बेचारी ही कहूँगी, विरह में बेचारी अकेले, मतलब कि उसको किसी ने पूरे साहित्य में, एक मैथिली शरण गुप्त ने और एक रविंद्रनाथ टैगोर ने उन पर जो प्रकाश डाला है, तो उनकी जो स्थिति थी वो सीता से भी कहीं बढ़कर, कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर उनका त्याग था, क्योंकि वो तो दुख सुख में हमेशा राम के साथ रही। लेकिन उर्मिला बेचारी अकेले मतलब राजभवन में उनकी यादों के साथ तड़पती रही और अपना जीवन यापन किया। तो आप भी सोच सकते हैं भाई उर्मिला इतने सालों तक अकेले रहना, अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो उर्मिला को, लेकिन किसी ने उर्मिला के त्याग पर इतना प्रकाश नहीं डाला है, साहित्य में उसे नज़रअंदाज किया गया। तो मैथिली शरण गुप्त और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने कहा है कि जैसे उनकी एक फ़ोटो दिखाई उस समय की, हालांकि उस समय फ़ोटो होती थी या नहीं होती थी, कुछ तो होता होगा, तो उसमें कहा कि जब उसने मतलब कि उसमें अंगूठा ऐसे करके दिखाया गया कि ऐसे अंगूठे में, तो जब लक्ष्मण अपने फ़ोटो दिखा रहे थे तो उन्होंने उर्मिला के फ़ोटो पर ऐसे अंगूठा रख दिया था। तो पूरे परिवार की फ़ोटो दिखाई गई थी, लेकिन उर्मिला की फ़ोटो पर उन्होंने अंगूठा रख दिया था। तो पूरे परिवार की फ़ोटो दिख रही थी, लेकिन उर्मिला की नहीं दिख रही। तो कहा जाता है कि इस प्रकार से उनके फ़ोटो पर अंगूठा रख दिया, उसी प्रकार इस देश के साहित्य ने, यानी भारत के लोगों ने उसे उर्मिला को हमेशा नज़रअंदाज रखा। मतलब उनके जीवन का किसी ने वर्णन किया नहीं, हमेशा सीता के ही गुणगान किया गया, सीता के त्याग का ही गुणगान किया है, जबकि जो उर्मिला का किसी की तरफ ध्यान नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उनकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया में। तो ये छोटी सी कहानी थी ताकि आपके प्रश्न को इंटरेस्टिंग बनाया जाए।
वीराणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो देखो भाई सब में हुआ है, साकेत में भी, साकेत में इसमें उर्मिला का, यशोधरा में जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा उसका, विष्णुप्रिया में आपने देखा चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, उन पर तो उपयुक्त सभी में उन्होंने नारी की मार्मिक जीवन का वर्णन किया, उनकी व्यथा का, उनके दुख का वर्णन किया है। कौन सी रचना मैथिली कृष्ण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो द्वापर भी है, यशोधरा भी है, गुरुकुल पथिक नहीं है। पथिक किसकी है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मैथिली कृष्ण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मेघनाद वध मैथिली अतुकांत रचना। अतुकांत का मतलब होता है जैसे सभी रचनाओं में के लास्ट में ये होती है, इसमें तुक होता है, ठीक है, ये तुक एक दूसरे से लय की तरह यानी गीत की तरह होता है, लेकिन अतुकांत में क्या होगा, उसमें लय और गीत उसमें नहीं मिलेगा, यानी तुक नहीं मिलेंगे। तो मेघनाद वध इसकी जो है मैथिली कृष्ण गुप्त की अतुकांत रचना है। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है अनग। अनग बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है अनग। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ विकटभट्ट में? देखो भाई जोधपुर का एक राजा था, उसकी 3 पीढ़ियों को की गाथा यानी जैसे दादा फिर पिता फिर पोता, तो इनके तीनों के जीवन का जो गाथा का वर्णन यानी इनकी वीरता का वर्णन विकटभट्ट में हुआ है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? तो द्वादश यानी 12वां जो सर्ग है, जो लास्ट का जो सर्ग है उसमें उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन दिखाया गया है 12वें सर्ग में, और इसमें कुल भी 12 ही सर्ग हैं, और जो इनका 9वां जो सर्ग है वह काफ़ी मार्मिक है, ये भी आप याद रखेंगे। मैथिली कृष्ण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? मैथिली कृष्ण गुप्त की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण जय भारत में को कहा गया है, ये आप याद रखेंगे। स्वच्छ दर्पण जय भारत नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो हिंदू संस्कृति है जय भारत यानी जय भारत की जय हो, तो भारत देश का गुणगान होगा भाई इसमें। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली कृष्ण गुप्त ने किस उपनाम से किया? मधुप। मधुप ये काफ़ी बार पूछा गया है, मैथिली कृष्ण गुप्त का अन्य नाम मधुप है। और कलाधर जयशंकर प्रसाद का आप याद रखेंगे। जकी है जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, और त्रिशूल है ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, सारे याद रखेंगे। त्रिशूल का अन्य त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले हैं वे जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जो कि जकी नाम से उर्दू में, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ब्रज भाषा में लिख रहे थे, हिंदी में, खड़ी बोली में, संस्कृत में, तो याद रखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी नाम से उर्दू में काव्य रचना कर रहे थे। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि किसे कहा गया है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल को मिलाने वाला। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले, तो बालमुकुंद गुप्त हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे भारतेंदु और द्विवेदी को जोड़ने वाले कौन रहेंगे? बालमुकुंद गुप्त रहेंगे। भक्ति काल और रीति काल को जोड़ने वाले कौन रहेंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर रहेंगे। तो दोनों प्रश्नों का अंतर आप अवश्य याद रखेंगे। कविता कामनीकांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। कविता कामनीकांत भी इनका उपनाम है, एक होगा कविता कामनीकांत, दूसरा है भारतेंदु प्रगेंदु और तीसरा है साहित्य सुधाकर। कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, ये तीनों ही नाम किसके हैं? नाथूराम शर्मा शंकर के। अनुराग रतन के रचनाकार है, तो बच्चों अनुराग रतन के रचनाकार रहेंगे नाथूराम शर्मा शंकर, और अनुराग रतन इनकी रचना का नाम है। आगे बढ़ते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में है। कुंडलिया छंद में देखो बच्चों, कुंडलिया छंद है ना, अगर आपको मान लीजिए 4 लाइनें होती हैं कुंडलिया छंद में, अगर आपको नहीं भी आ रहा है प्रश्न, मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें कुंडलिया छंद है या कौन सा छंद है, तो आपको ये याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्या आसानी होगी? आपको ये
ये आसानी होगी बच्चों। यहाँ देखो 1 2 3 4 लाइनें, तो ये और ये वाक्य, ये शब्द, वाक्य नहीं तो शब्द बोल लीजिए आप, ये और ये शब्द आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे। कैसे मिलते जुलते दिखाई देंगे? जैसे देखो भाई, कुंडली में ऐसे से गोल गोल होता है, कुंडली में गोल होती है, उसी प्रकार से इसके शब्द भी ऐसे गोल मिलेंगे। गोल किस तरह मिलेंगे? क्योंकि ये और ये शब्द आपस में मिलते हुए होंगे, तो कुंडलीय छंद है। अगर आपको नहीं पता कि कितने मात्राएं हैं, कितने वो हैं, कितनी लाइनें, अगर आपको लग रहा है तो सिर्फ आप इतनी पहचान याद रखें, कुंडली में 4 लाइनें होंगी, उसमें ये और ये शब्द आपस में मिलता हुआ दिखाई देगा, तो वो कुंडलीय छंद होता है। और इसमें स्वदेश मंडल कुंडलीय छंद में लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। करुणा कादंबरी के रचनाकार कौन है? करुणा कादंबरी के रचनाकार रहेंगे आपके गया प्रसाद शुक्ल शनई। गया प्रसाद शुक्ल शनई आपके करुणा कादंबरी के रचनाकार रहेंगे। तो बच्चों, रामनेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है। पथिक है, मिलन है, मानसी है, सोपन है। तो कई बार इनका समय भी पूछ लिया जाता है, जिसे सोपन का 1929 है, पथिक का रहेगा 1920 और मिलन रहेगा 1918। तो ये आप याद रखें। रामनेश फुटकर कविताओं का मानसी है रामनेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह। फिर है प्रकाशन काल की दृष्टि से, तो ये रहेगा आपका मिलन, पथिक, मानसी, सोपन। ठीक है। रामनेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? तो खंड काव्य देखो बच्चों, यहाँ आप को आसानी होगी। ये तीनों क्या है? मिलन है और पथिक है, सोपन, ये तीनों खंड काव्य हैं। लेकिन मानसी है, ये खंड काव्य नहीं है। मिलन, पथिक, सोपन ये सारे खंड काव्य तीनों, लेकिन मानसी नहीं है। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि रहेंगे रामचरित उपाध्याय की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर चाहते हैं आप टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।